पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत बताइए। तो पहला सिद्धांत है निर्देशित तथा अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। दूसरा है उदार लोकतंत्रवादी तथा साम्यवादी सिद्धांत। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधित्व की वर्तमान में प्रचलित 3 प्रमुख प्रणालियां बताइए। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धतियां या प्रणालियां बताइए। पहली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, फिर है सीमित मत प्रणाली, फिर है पृथक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षित स्थानों युक्त संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। तो एक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरा है सूची प्रणाली। फिर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रमुख लक्षण बताइए। तो पहला है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना, दूसरा है निर्वाचित होने के लिए चुनाव कोटा प्राप्त करना आवश्यक। फिर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 गुण लिखिए। पहला है सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व है, दूसरा है कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 दोष बताइए। तो पहला है निर्वाचन की जटिल प्रक्रिया और दूसरा मतदाता और प्रतिनिधि में पर्याप्त संबंध नहीं रहता। फिर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान थॉमस हेयर ने किया था, इसलिए इस पद्धति को हेयर पद्धति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में चुनाव कोटा ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र देखिए, डाले गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 बराबर +1। फिर है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, इसी का दूसरा नाम है प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है व्यवस्थापिका में विभिन्न व्यवसायों के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था को व्यवसायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। इस पद्धति के प्रमुख समर्थक GDH कोल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व पद्धति की आलोचना के 2 आधार बताइए। तो पहला है राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा, दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि से दोषपूर्ण होना। फिर है द्वितीय मत प्रणाली। उत्तर देखिए, जब चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% या अधिक मत प्राप्त नहीं होते हैं तो सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों के मध्य दोबारा चुनाव कराया जाता है और उनमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं द्वितीय मत प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय मत प्रणाली किस देश में अपनाई गई है। उत्तर देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचन में द्वितीय प्रणाली को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 दोष बताइए। तो पहला है अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता और अल्पमतीय सरकारों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, आदर्श प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिए आवश्यक 2 शर्तें बताइए। पहली है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए और चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर डायसी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने विधि के शासन की व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन, विधि के शासन का अर्थ बताइए, रूल ऑफ लॉ। उत्तर है विधि के शासन का अर्थ है कि विधि सर्वोच्च है और शासन का निर्माण और संचालन विधि के अनुसार किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा अनुसार नहीं। फिर देखिए, डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन की विशेषताएं बताइए या विधि के शासन की विशेषताएं बताइए। तो पहले देखिए विधि की सर्वोच्चता, दूसरी है सभी के लिए समान विधि व समान न्यायालय और तीसरी है विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक। अगला क्वेश्चन देखिए, विधि के शासन की कोई 4 सीमाएं लिखिए। तो अधिकारियों की विवेकात्मक शक्तियां, लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति, प्रदत्त व्यवस्थापन और विशेषाधिकारों की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस यूनानी विचारक ने सर्वप्रथम कानून की सर्वोच्चता को विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया? उत्तर है यूनानी विचारक अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता को सर्वप्रथम विस्तृत रूप में प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विधि के शासन की अवधारणा किस देश की देन है, या विधि के शासन की अवधारणा किस देश के संविधान की प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर है विधि के शासन की अवधारणा ब्रिटेन को विश्व की अनुपम देन है और यह ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधानवाद से क्या अभिप्राय है? उत्तर है संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जो संविधान एवं विधि के अनुसार शासन पर बल देने के साथ ही यह भी मानती है कि स्वयं संविधान एवं विधि भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर सीमित एवं मर्यादित शासन की स्थापना करते हों। अगला देखिए, संविधान और संविधानवाद में दो अंतर बताइए। तो पहला अंतर है संविधान साधन है जबकि संविधानवाद साध्य है। दूसरा है संविधान की औचित्य पूर्णता विधि के आधार पर तय होती है जबकि संविधानवाद की औचित्य पूर्णता विचारधारा के आधार पर तय होती है। फिर देखिए, संविधानवाद के दो लक्षण या विशेषताएं बताइए। तो पहली है संविधानवाद मूल्यों एवं साध्यों से संबंधित अवधारणा है और दूसरी है संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है पाश्चात्य संविधानवाद की दो विशेषताएं बताइए। तो पहली है पाश्चात्य संविधानवाद का आधार विधि का शासन है। दूसरी है पाश्चात्य संविधानवाद मौलिक अधिकारों व व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधानवाद की दो समस्याएं बताइए। पहली है अस्थिर एवं कमजोर शासन, दूसरी है प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक वृद्धि। अगला क्वेश्चन है संविधानवाद का उद्देश्य क्या है? उत्तर है शासक वर्ग की शक्तियों पर प्रभावी कानूनी नियंत्रण लगाना ताकि शासक वर्ग मनमाना आचरण न कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है और क्यों? तो संविधानवाद का जनक अरस्तु को कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने संविधानवाद पर जिस विधिक दृष्टिकोण से विचार किया था उसे ही आधुनिक संविधानवाद ने अपना आधार बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधानवाद की समस्याओं के समाधान हेतु दो सुझाव दीजिए। तो पहला है लोकतांत्रिक प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, दूसरा है सशक्त और मर्यादित शासन। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।